पहला है ब्रिटेन, दूसरा है आपका फ्रांस, तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका और पांचवा है रूस। ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं जो हमेशा के लिए है, ठीक है। और इन 5 देशों को स्थायी सदस्यता कैसे मिली भैया? ये लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ना साथ मिल करके लड़े थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गए और इनको स्थायी सदस्यता जो है मिल गई। आपका ह्यूमन राइट्स होता है, मानव अधिकार होते हैं, उनको लेकर के रिपोर्ट तैयार करता है कि चलो मैंने रिपोर्ट तैयार कर दी, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसको पब्लिश कर देता है, ठीक है, जिससे कि दुनिया के और बच्चों कैसे हैं आप सब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, इसका जो चैप्टर नंबर 4 हम लोग कर रहे थे यूएनओ वाला, मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठन वाले जो चैप्टर है ये बेसिकली हम लोग कर रहे थे। तो इसका ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। जो भी हमारे टॉपिक्स बच गए थे, जो पार्ट 1 में हम कवर नहीं कर पाए थे, तो वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देख लीजिएगा, जिससे कि आपका ये जो चैप्टर है पूरा क्लियर हो सके। और उसके अंदर बहुत सारी बातें की है मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में, जिसका जो लिंक होगा वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने देख रखा है पार्ट 1 वाला वीडियो तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लेकर के आता रहूं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। मतलब अंदर से एक आवाज आती है कि जय सर क्या कर रहे हैं आप, बैठे क्यों हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स क्यों देख रहे हैं, ठीक है। बच्चों के लिए पीडीएफ बनाइए, बच्चों के लिए वीडियोस बनाइए, ठीक है। तो इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर क्या होता है 1-to-1 डाउट सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। मतलब जो भी आपके सवाल होते हैं सिंपली मुझे मैसेज कर दिया कीजिएगा और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे जाना है और वहां पर सर्च करना है जय झा 07। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहां पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ, नोट्स वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहां पर सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 1-2-3, ठीक है। ये सारा जो आप सर्च करेंगे ये स्मॉल लेटर्स में सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आपको वहां पर देखने को मिलेगा, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको बहुत सारा कंटेंट वहां पर भी हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले ना एक सवाल है जो आप सभी बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा। बेसिकली बहुत छोटा सा सवाल है ये, कम्युनिटी टैब में भी मैंने पूछा था कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है, उनका नाम बताइए, ठीक है। 2 ऑप्शन मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। पहले जो व्यक्ति का नाम है एंटोनियो गुटेरेस जी, क्या ये यूएनओ के महासचिव है? या दूसरे व्यक्ति का नाम है यहाँ पर बान की मून जी, क्या ये अभी करंट टाइम में यूएनओ के महासचिव है, ठीक है। सबसे पहले जो बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा जिसका आंसर सबसे सही होगा तो उसके कमेंट को मैं हार्ट का सिंबल दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ठीक है। तो देखता हूँ कितने बच्चे मुझे कमेंट करके बताते हैं और देखें तो जरा आपकी तैयारी है कितनी। चलिए आगे चलते हैं और अपने चैप्टर को समझते हैं। देखिए हमारा ये जो चैप्टर है इसका नाम ही अंतरराष्ट्रीय संगठन, और इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय संगठन होता क्या है। वैसे पार्ट 1 वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने ये चीजें समझाई थी, लेकिन वापस से थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करके ये चीज समझा देता हूँ, ताकि हमारा ये जो चैप्टर है उसको समझने में आसानी हो आपको, ठीक है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन जो होते हैं ना वो ऐसी संस्थाएं होती हैं जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करती हैं, ठीक है। और विश्व के देशों की ये सहायता करती हैं। इसके सदस्य भी अधिक होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, और इनका कार्य क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है। मतलब पूरी दुनिया के लिए एक तरह से काम कर रहे हैं यार। पूरी दुनिया में 200 कुछ कंट्री है, जिसमें से मान लीजिए कि 190 193 देश तो इसके सदस्य है ही, ठीक है। 193 है तो इतने सदस्य देश है तो कम थोड़ी ना है। तो एक तरह से ये पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिक्स। आगे चलते हैं। अब कुछ ना आपके यहाँ पर एनजीओ वगैरह के बारे में दे रखा है, इनको समझ लीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पूछ लिया जाता है कई बार। पहला जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पूछ लिया जाता है, और ये जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपका जो एनसीईआरटी का बुक है नया वाला, उसी के अंदर से मैंने ये कटिंग निकाला है। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये एक स्वयंसेवी संगठन है और ये क्या काम करता है? ये मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, अभियान चलाता है, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाता है कि जो ह्यूमन राइट्स है वो बचाने चाहिए हमें, इस तरह से, है ना।
मानवों के जो अधिकार है उनको हमें नहीं छीनना चाहिए। तो इस तरह से काम ये जो है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल करता है। आगे देखिए क्या बता रखा है कि ये जो संगठन है ना, ये मानव अधिकारों से जुड़ी हुई रिपोर्ट तैयार करता है और उनको प्रकाशित भी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये पूरी दुनिया के लेवल पे जो आपका ह्यूमन राइट्स होता है, मानव अधिकार होते हैं, उनको लेकर के रिपोर्ट तैयार करता है कि चलो मैंने रिपोर्ट तैयार कर दी, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसको पब्लिश कर देता है, ठीक है, जिससे कि दुनिया के और देश देख सके कि किस देश में मानव अधिकार बहुत अच्छे हैं, किस देश में मानव अधिकार बहुत ज्यादा खराब है। जैसे नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहां पे वो जो है ना किम जोंग उन पगला, तो वो बहुत ज्यादा वहां की जनता पे जुल्म ढाता है इस तरह से। तो वहां पर अगर हम लोग मानव विकास जो ये इससे जुड़ी हुई जो रिपोर्ट आती है इनकी एमनेस्टी इंटरनेशनल की, उसमें आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा नीचे है, ठीक है। उसी प्रकार से नॉर्वे वगैरह आप देखेंगे तो ये काफी ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये मानव अधिकारों से जुड़ी हुई रिपोर्ट तैयार करता है और उनको पब्लिश करता है, ठीक है। सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर जो है नागवार लगती है। अब जाहिर सी बात है कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उनके देश के बारे में खराब खराब छपे, बाहर का कोई संस्थान उनके देश के बारे में छाप दे कि हाँ यहाँ पर मानव अधिकारों को सम्मान नहीं किया जाता है। नॉर्थ कोरिया का जो है ना किम जोंग उन, वो ऐसे इनका रिपोर्ट देखता होगा, बोलता अरे ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं है, ये हमारे खिलाफ साजिश है। लेकिन एक्चुअली में ना ये गवर्नमेंट को नहीं देखते हैं कि किस देश की गवर्नमेंट कितनी ताकतवर है, किस देश की गवर्नमेंट कितनी ताकतवर नहीं है। ये लोगों के लिए काम करते हैं कि हाँ लोगों को जो बेसिक चीजें है, रहना खाना पीना, ये सारी चीजें अच्छे से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको मतलब एक जो ह्यूमन होता है ना, एक इंसान होता है, वो जिस कंडीशन में रहना चाहिए एक देश में, क्या उस प्रकार से रह रहा है कि नहीं रह रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को देख करके ये रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए बता रखा है कि एमनेस्टी का ज्यादा जोर जो होता है सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पे होता है। सरकार जो है इस तरह से दुर्व्यवहार करती है ना जनता के साथ कि इंटरनेट शट डाउन कर दिया, ठीक है, और इलेक्शन नहीं होंगे अब, इस तरह से जो नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में देखने को मिलता है कि वोट नहीं होंगे, इस तरह से है ना, एक ही तानाशाह राज करेगा, जो वो उसके मन में आएगा वो करेगा। तो इन चीजों को लेकर के जो है सो कि ज्यादा ध्यान देता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर बताया गया है कि ये रिपोर्ट मानव अधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कुछ और यहाँ पर एक्स्ट्रा बातें बताई गई हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोटा मोटा हमें क्या समझ में आया है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाते हैं, काम करते हैं, ठीक है, और मानव अधिकारों से जुड़ी हुई रिपोर्ट तैयार करते हैं। और अक्सर जो इनकी रिपोर्ट होती है जो ये तैयार करके पब्लिश कर देते हैं पूरी दुनिया को देखने के लिए, तो जो सरकारें होती हैं अलग अलग देशों की, वो बहुत ज्यादा एक तरह से ना कह लीजिए गुस्सा होती है अंदर ही अंदर कि यार ये हमारे लिए कैसे रिपोर्ट तैयार कर रहा है, हमारे देश के बारे में कैसे बुरा बुरा लिख रहा है इस तरह से। तो सरकारों को इनकी रिपोर्ट काफी मतलब नापसंद की जाती है सरकारों द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आई होप कि आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल समझ में आया होगा। 2 नंबर में आ जाता है तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, अगला है हमारा ह्यूमन राइट वॉच। यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन राइट वॉच, ये भी सिमिलर काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मिलता जुलता काम ये भी करते हैं कि मानव अधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, यानी एनजीओ टाइप के हैं ये। और यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, ठीक है। यानी ये भी इंसानों के जो अधिकार होते हैं उनको लेकर के काम करते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं कि किस तरह से उनको और बेटर बनाया जा सकता है। और अमेरिका के बारे में बता रखा है कि अमेरिका के अंदर ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, ठीक है। यानी ह्यूमन राइट्स को लेकर के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है, ठीक है। ये जो है आपका ह्यूमन राइट वॉच यानी कि HRW जो है आपका, ये दुनिया भर की जो मीडिया है उनका ध्यान खींचता है कि देखो ह्यूमन राइट का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। तो इन चीजों पे ये ध्यान दिलाता है पूरी दुनिया की मीडिया का, ठीक है। कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 2 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है ह्यूमन राइट वॉच वाला ये जो टॉपिक है ना इससे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग क्यों उठाई जा रही है। देखो भैया यूएनओ तो बन गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को इसको बना दिया गया यूएनओ को। लेकिन इसमें ना सुधार की जरूरत है, ठीक है। आप देखेंगे ना तो यहाँ पर बताया गया है कि दुनिया 2 विश्व युद्ध झेल चुका था तब यूएनओ बना, और उस समय दुनिया का माहौल अलग था। यूएनओ जो है ना बनने के बाद शीत युद्ध का दौर भी चला,
और यूएनओ को उस समय के हालातों को देखते हुए बनाया गया था। भैया यूएनओ जो बना उस टाइम पे, उस टाइम के हालात को देख करके बनाया गया था कि हाँ ऐसा जो युद्ध हो गया या आगे ना हो। लेकिन क्या है, आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो बदलते हुए इस दौर में यूएनओ आज भी वैसा का वैसा है जैसे 1945 में था। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, जैसे नोकिया का आपने फोन देखा होगा, इस तरह से बटन वाला फोन आया करता था एक जमाने में, है ना। तो उस टाइम पे हमारे पिताजी लोगों के पास जब वो फोन हुआ करता तो हमें लगता था अरे ये तो आईफोन 13 के बराबर है उस जमाने में। लेकिन क्या वही फोन आज के टाइम पे चल रहा है? नहीं चल रहा है। वो नोकिया के फोन कहाँ चल गए आज किसी को नहीं पता भाई। और अगर आपको कोई बोलेगा ना कि हाँ नोकिया का फोन है ये खरीद लो या आईफोन 13 खरीद लो, तो आप बोलोगे कि यार नोकिया का फोन कौन खरीदेगा, आईफोन 13 खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि जो आईफोन है या टच वाले फोन है इनमें बदलाव देखने को मिले हैं, समय के हिसाब से इन्होंने अपने आप को बदला है। लेकिन नोकिया जैसे जो फोन थे उन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला, इसलिए उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया एक तरह से। ठीक है, आज के टाइम पे वो कंपनी वगैरह देखने को ही नहीं मिलता है। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। उसी प्रकार से यूएनओ जो बना था ना उस टाइम पे आज भी वैसा है। तो जाहिर सी बात है इसमें बदलाव की बात तो बोली ही जाएगी, क्योंकि देखो भैया ये बेसिक सा नियम है कि अगर आप बदलाव नहीं करेंगे ना कोई चीज के अंदर समय के अनुसार, तो एक टाइम के बाद वो क्या होगा, वो सामान इनरिलेवेंट हो जाएगा, यानी कि कह लीजिए उसका कोई काम ही नहीं बच जाएगा, है ना। तो ये चीजें है। आगे देखिए बताया गया है कि इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे यूएनओ के सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी है, यानी कि टोटल 15 यहाँ पर मेंबर देखने को मिलेंगे इस तरह से। और इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ उस टाइम के बाद से, एक बार बन गया बन गया इस तरह से। हाँ, यूएनओ का जो आपका आम सभा है ना बच्चों, उसके सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन तेजी से जो दुनिया बदल रही है ना, इस दौर में यूएनओ में भी बदलाव की जरूरत जो है वो महसूस की जा रही है। इतना तेजी से दुनिया बदल रहा है तो खाली आप यूएनओ का जो आम सभा है उसमें सदस्य बढ़ा दीजिएगा तो उससे थोड़े ना काम चल जाएगा यार। और भी बहुत सारी कमियां हैं यूएनओ के अंदर जिसको एड्रेस किया गया है टाइम टू टाइम, और उसको चेंज करने की मांग उठती रही है, लेकिन उसमें अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसको बदलने की जरूरत है आज के दौर के हिसाब से। ठीक है, कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई है उसी से संबंधित यूएनओ का बदलाव को लेकर के ही। जैसे 1991 के बाद विश्व स्तर पर बहुत बदलाव है। आप देखेंगे 1991 के बाद आप पूरी दुनिया में देख लीजिए बहुत सारी चेंजेस आए। जैसे आपका सोवियत संघ यानी कि जो आपका यूएसएसआर था वो टूट गया, 15 अलग अलग गणराज्यों के अंदर इस तरह से ना टूट गया। और क्या देखने को मिला, अमेरिका ताकतवर बन गया यहाँ पर। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था, चाइना बहुत तेजी से एक महाशक्ति के रूप में यहाँ पर उभरते हुए हमें देखने को मिला। भारत भी इसी दिशा में अग्रसर है। ठीक है, आज के टाइम पे आप देखेंगे तो भारत भी ग्रो कर रहा है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। ठीक है, तो भारत भी ग्रो कर रहा है और चाइना ग्रो कर चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें 1991 के बाद से देखने को मिली है पूरी दुनिया के अंदर। कुछ और चीजें हैं जैसे कि एशिया की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। पूरी एशिया की अगर हम बात करें तो उसकी जो इकोनॉमी है वहां पर हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, और नए देश यूएनओ में शामिल हुए हैं। इसी के साथ कुछ नई समस्याएं भी सामने आ गई भैया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिला, आतंकवाद देखने को मिला, जलवायु परिवर्तन और भी बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिली जो नई समस्याओं के अंदर काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर 1991 के बाद से देखने को मिली है। और यहाँ पर कंक्लूजन निकाला जाए ना तो यूएनओ में वाकई में बदलाव की जरूरत है यार। देखो अगर मेरा ऐसा मानना है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर यूएनओ में बदलाव नहीं हुआ ना तो एक टाइम के बाद ना यूएनओ की वैल्यू कहीं ना कहीं खत्म सी हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन में आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह की चीजें आप समझ करके चलिए, और आपकी किताब के अनुसार ये सारी चीजें बताई गई है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में, जिसको इंग्लिश में आप सिक्योरिटी काउंसिल भी बोलते हैं। और ये जो है आपका यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। 4 नंबर का बन सकता है या 6 नंबर का बन सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका सुरक्षा परिषद है इसका गठन हुआ था 1945 के अंदर। इसका उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, पूरी दुनिया को ना एक स्टेबल बनाए रखना, ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो इस तरह से। तो इसीलिए सुरक्षा परिषद को यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, इसके सदस्यों की संख्या की अगर बात करें कितने मेंबर है इसके,
तो 10 अस्थायी सदस्य है और 5 स्थायी सदस्य है। ठीक है, अस्थायी मतलब ये 2 साल के लिए होते हैं, इनका कार्यकाल 2 सालों तक चलता है और 2 साल बाद ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो स्थायी सदस्य है, 5 स्थायी सदस्य, ये परमानेंट रहते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। पहला है ब्रिटेन, दूसरा है आपका फ्रांस, तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका और पांचवा है रूस। ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं जो हमेशा के लिए है। ठीक है, और इन 5 देशों को स्थायी सदस्यता कैसे मिली भैया? ये लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ना साथ मिल करके लड़े थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गए और इनको स्थायी सदस्यता जो है मिल गई यूएनओ की तरफ से, एक तरह से कह सकते हैं आप। और स्थायी सदस्यता मिल गई। आज भी जो स्थायी सदस्य है यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद के अंदर, वो 5 ही है। सोचिए, आज भी 5 है। तो एक ये भी कारण है कि यूएनओ में मतलब इस तरह को इस चीज को ना नोटिस किया जाता है और टाइम टू टाइम हर देश के द्वारा बोला गया है कि यार इस चीज को ना बदलो। 5 कैसे स्थायी सदस्य हो सकते हैं? उस टाइम पे ये पांचों पावरफुल थे, आज भी पावरफुल है ये पांचों देश, लेकिन और भी नए नए देश निकल करके आए हैं जो पावरफुल हो गए हैं आज की दुनिया में, उनको भी स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज आ जाता है, वीटो पावर। अब आप बोलेंगे सर जी ये वीटो पावर क्या है? इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बन जाता है आपका। वीटो पावर क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और कई साल अगर आप पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो कई साल ये पेपर में आ रखा है। ठीक है, आपका यहाँ पर वीटो पावर को लेकर के ये क्या होता है, यह एक नकारात्मक अधिकार होता है जिससे कि सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को रोका जा सकता है अगर स्थायी सदस्य वीटो का इस्तेमाल करता है। तो देखिए ये एक यहाँ पर ना पावर होता है जो किनको मिलता है, 5 जो स्थायी सदस्य है ना सुरक्षा परिषद के, उनको दिया गया है केवल। ठीक है, और किसी को नहीं मिलता है, ये 5 स्थायी सदस्य को ही दिया जाता है जो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मानिए कि पूरी दुनिया एक तरफ है, पूरी दुनिया जो है एक तरफ है और पूरी दुनिया बोल रही है कि हाँ भैया यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित इस कानून को जो है लागू कर देना चाहिए पूरी ही दुनिया के अंदर। ठीक है, तो पूरी दुनिया मान गई, पूरी दुनिया के जितने भी देश है सब मान गए। लेकिन अगर इन पांचों में से एक भी मना करता है और बोलता है मैं वीटो लगा रहा हूं, इस चीज को मैं नकार रहा हूं, ये कानून लागू नहीं होगा पूरी दुनिया के अंदर, तो वो कानून लागू नहीं होगा पूरी दुनिया के अंदर। इतना पावर होता है वीटो के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के भी काफी कंट्रोवर्सी रही है कि ये वीटो पावर ही हटा दो या तो स्थायी सदस्य जो है उनकी संख्या बढ़ा दो। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर के भी हमें काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिली है बच्चों। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्यों के लिए मानदंड को। ठीक है, आप बोलेंगे सर जी ये क्या है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए बहुत टाइम तक इस चीज को लेकर के डिबेट हुआ कि जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है इसके अंदर टोटल 15 मेंबर है, जिसमें से 5 आपके परमानेंट है यानी कि स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी है जिनका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो 2 सालों का होता है। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि एक्सपायर इन द मीन्स कि उनका टेन्योर एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो टोटल जो हमारे यहाँ मेंबर है सुरक्षा परिषद के वो 15 है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर 15 से हमें 16 करने चाहिए या 20 करने चाहिए, इस तरह से। ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनको बढ़ा करके 7 कर दो, 8 कर दो, इस तरह से करने की जरूरत है। तो कोफी अन्ना जी आए हमारे उस टाइम के यूएनओ के महासचिव जी, उन्होंने जांच शुरू की और उन्होंने ना कुछ इस तरह से मापदंड मतलब दुनिया के सामने रखे, एक तरह से ना क्राइटेरिया रखा। जैसे अगर मैं बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ, यूट्यूब में क्या होता है ना, अगर किसी को अपना चैनल मोनेटाइज करवाना होता है तो 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होता है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उससे पैसा वगैरह आने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उस टाइम पे कोफी अन्ना जी के देख रेख में कुछ मानदंड जो है या मापदंड कह लीजिए सुझाए गए। ये बोला गया कि ये चीजें कर लीजिए तब आप सुरक्षा परिषद के स्थायी या अस्थायी सदस्य बन सकते हैं। क्या चीजें बताई गई? पहला तो बताया गया कि किसी को अगर सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना है, इस तरह से स्थायी या अस्थायी दोनों कह लीजिए, तो आपको आबादी जो है ना वो अच्छी खासी होनी चाहिए आपके देश में। ये नहीं कि 100 लोग रहते हो, आपने बोल दिया हो कि ये एक देश है और उसको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दीजिए या अस्थायी सदस्य बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिक सा सिंपल सा बोले तो स्थायी सदस्य ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से स्थायी है ना, खाली स्थायी सदस्य बोलूंगा मैं। तो यहाँ पर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दीजिए, हमारी आबादी इतनी है। तो ऐसे नहीं होगा कि 100 में हो जाएगा, नहीं, आपके देश की आबादी होनी चाहिए ठीक ठाक, तभी आपको स्थायी सदस्य इस तरह से बनाया जाएगा। आप जो है एक उभरती हुई आर्थिक ताकत होनी चाहिए। इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए भाई, वर्ल्ड में ना सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी जो है ना वो इंडिया का है। अभी पूरी दुनिया में सबसे अच्छा जो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है इंडिया का, जबकि और देश नेगेटिव में जा रहे हैं।
ठीक है, फिर भी इंडिया को यहाँ पर स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही है। यूएनओ के बजट में लगातार योगदान होना चाहिए। तो यूएनओ के बजट में अगर इंडिया का एग्जांपल लूं तो तब से योगदान है हमारा जब यूएनओ बना ही था, 1945 से ही हम लोग योगदान दे रहे हैं। यानी कि बजट में मतलब यूएनओ जो चलता है पैसे से चलेगा इस तरह से ना, तो सारे देश पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो भारत भी कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि हम कम पैसा देते हैं लेकिन देते जरूर है। शांति बहाली में योगदान होना चाहिए। यूएनओ टाइम टू टाइम अनेक देशों में ना शांति बनाने के लिए अपनी सेना भेजता है इस तरह से, तो उसमें उस देश का योगदान होना चाहिए जो सुरक्षा परिषद का स्थायी या अस्थायी सदस्य बनना चाहता है। तो इंडिया तो बहुत ज्यादा अपनी सेना जो है, आर्मी जो है भेजता है यूएनओ को लेकर के, जिसको आप IPKF बोलते हैं, ठीक है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस बोलते हैं, जो यूएनओ के उससे जाता है और पीस करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इस चीज को फुलफिल करते हैं, हमें स्थायी सदस्यता तो अभी तक मिल नहीं रही है। ऐसा देश होना चाहिए जहां लोकतंत्र हो और मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स जो है उसका सम्मान होता हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो हमारा ही है भैया, और मानव अधिकारों का सम्मान तो हो ही रहा है हमारे देश में, फिर भी हमें स्थायी सदस्यता नहीं मिली। और ऐसा देश हो जो अपने भौगोलिक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो, यानी थोड़ा यूनिक होना चाहिए देश, ठीक है। भौगोलिक स्थिति की बात कर ले, उसका संस्कृति यूनिक होना चाहिए। तो भारत जैसा देश तो भैया पूरी दुनिया में सबसे यूनिक है। संस्कृति के बारे में बात कर लीजिए, हमारी भूगोल देख लीजिए, ठीक है, हर एक चीज में देख लीजिए, तो हर तरह से हम तो फुलफिल करते ही हैं। और भी देश है, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ऐसे देशों को भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में शामिल करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझने की जरूरत है। और बस बच्चों यही था हमारा चैप्टर। इसी को लेकर के जो अभी मैंने आपको समझाया उसको लेकर के एक क्वेश्चन बनता है, कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, कि भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में अपना समर्थन आप कैसे करेंगे, अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। इसका आंसर जो है बच्चों मुझे कमेंट करके बताइए, देखता हूं कौन सा बच्चा मुझे सबसे अच्छा आंसर कमेंट करके बताता है। और ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये 4 नंबर के लिए दे रहा हूं, देखता हूं कि आप कैसे एक 4 नंबर का क्वेश्चन लिख करके दे रहे हैं कमेंट में। अगर जैसा आप कमेंट में लिख के देंगे ना, समझिए कि पेपर में भी आप उसी टाइप का लिखेंगे, तो उससे मैं जज कर लूंगा कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हो रखी है। और जिस भी बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा और सबसे सटीक आंसर होगा, उस बच्चे का जो कमेंट होगा उसको मैं हार्ट का सिंबल दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ठीक है। तो यही था हमारा ये जो चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत मेहनत लगा है हमें इसका वीडियो बनाने में, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, चैप्टर समझ में आया, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करेंगे ना, ऑल पे आपको क्लिक करना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।